Hello everybody, this is Sanjana Singh and welcome to all of you in my YouTube channel Online शिक्षा। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ। मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल पर जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं, क्योंकि वो पार्ट 1 देखेंगे तभी उनको पार्ट 2 की स्टोरी समझ में आएगी। हम लोगों ने पार्ट 1 को ओरल कम्प्रीहेंसन चेक करके छोड़ दिया था और आगे की स्टोरी आज हम लोग इस पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद मी, वॉच माई फुल वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. कुछ क्षण के बाद हम सब लोगों ने अपनी नज़रों को श्रद्धायुक्त तरीके से ऊपर देखा जब साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप करियर्स यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गड़गड़ाहट की आवाज़ करते हुए गुजर रहे थे। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. ये जो प्रदर्शन था ये जो प्रदर्शन था सैन्य दल का, ये केवल छोटा सा प्रदर्शन नहीं था, बल्कि वो लोग अपने वफादारी का परिचय दे रहे थे, अपने वफादारी का प्रदर्शन कर रहे थे एक नए डेमोक्रेसी को लेकर के, उस प्रजातंत्र को लेकर के, उस नई सरकार को लेकर के जो नया नया गठन हुआ था और बहुत ही फेयरली तरीके से जिसका गठन किया गया था, जिसमें कोई खोट नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था, कोई जाति विभेदता नहीं थी। Only few moments before, the highest generals of the South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. कुछ क्षण पहले जो हाईएस्ट जनरल्स थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के और पुलिस फोर्स के, जिनके सीने पर ढेर सारे मेडल्स और रिबन्स सजे हुए थे, उन लोगों ने मुझे सल्यूट किया और अपने वफादारी का शपथ लिया। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. मैं उस बात को अभी भी भूला नहीं था। मैं उस बात से बिल्कुल सजग था कि कुछ साल पहले इन्हीं पुलिस ऑफिसर्स ने मुझे अरेस्ट किया था, सल्यूट नहीं किया था। और आज कैसे इनका दिन बदला था कि वो लोग जहाँ कुछ साल पहले इन्होंने नेल्सन मंडेला को अरेस्ट किया था जब वो रंग भेद के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, और आज वही पुलिस ऑफिसर्स इनको सल्यूट कर रहे थे। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue, and gold of the new South African flag. उसके लास्ट में जो साउथ अफ्रीकन जेट्स थे, यानी कि जो इम्फाला जेट्स थे, उन्होंने साउथ अफ्रीकन फ्लैग को आसमान में धुएं से लहराया, ब्लैक, रेड, ग्रीन और ब्लू गोल्ड कलर का। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the visions of white singing Nkosi Sikelel' Afrika and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic. वो जो दिन था वो मेरे लिए और भी प्रतीकात्मक बन गया जब दो नेशनल एंथम्स को बजाया गया। गोरे लोगों ने निकोसी सिकलेल ई अफ्रीका गाया और ब्लैक लोगों ने डाई स्टेम गाया, जो कि पुराना एंथम था साउथ अफ्रीकन रिपब्लिक का। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. हालांकि उस दिन जो है दोनों ग्रुप में से कोई भी ग्रुप को एंथम्स के लिरिक्स अच्छे से याद नहीं थे, ना गोरे लोगों को ना काले लोगों को, लेकिन उन लोगों ने जैसे खुद से ही प्रण किया था, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने खुद से ही प्रण किया है, दृढ़ निश्चय किया है कि वो लोग इन एंथम्स को मुँह जवानी याद कर लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे। On the day of the inauguration के दिन, I was overwhelmed with a sense of history. मैं अभिभूत हो गया था इतिहास की संवेदना से। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बीटर एंग्लो बोर वार, कुछ ही साल
एंग्लो बोर वार के कुछ ही साल बाद एंड बिफोर माई ओन बर्थ और मेरी जन्म से पहले द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पेस्ट अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड। जो गोरे लोग थे साउथ अफ्रीका के, वो लोग उन लोगों ने आपस में पैचअप कर लिया, मतलब वो सारे लोग आपस में मिल गए, सारे गोरे लोग, और उन्होंने उसी समय से काले लोगों को अलग कर दिया और उन लोगों से भेदभाव करना स्टार्ट कर दिया। उसी टाइम उन्होंने उस तंत्र का निर्माण कर दिया कि गोरे लोग जो हैं वो सुपेरियर हैं और जो काले लोग हैं वो इन्फेरियर हैं। उनसे सारा दास वगैरह का काम कराने लगे, सारे छोटे छोटे काम करने लगे, अपने घर में नौकर की ड्यूटी पर रखने लगे। उन लोगों को कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती थी। मतलब वहीं से ये भेदभाव जो है स्टार्ट किया गोरे लोगों ने काले लोगों के प्रति। और जबकि दोनों काले हों चाहे गोरो, दोनों एक ही ज़मीन के बच्चे थे सारे, लेकिन फिर भी ये जो रेशियल डोमिनेशन था स्टार्ट हो गया वहाँ पर। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट यूनिक सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नॉन। जो स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया था, जो मतलब जो सबसे हार्शेस्ट था, सबसे क्रूअल था, सबसे ज़्यादा अमानवीय था, जो कि आज तक ये दुनिया जानती होगी कि कितनी क्रूरता उन्होंने काले लोगों के साथ दिखाई। अपने ही देश के लोग ने, अपने ही देश के गोरे लोगों ने काले लोगों के साथ कितनी क्रूरता से पेश आए, वो लोग कितना अमानवीय व्यवहार किया। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब जो कि 20वीं शताब्दी का लास्ट डिकेड है, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और मेरा खुद का 8वां दशक चल रहा है एक आदमी के रूप में, दैट सिस्टम हैड बीन overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin। और मैं, जो कि मेरा खुद का 8th डिकेड चल रहा था, वो सिस्टम जो है वो अब कम्प्लीटली चेंज हो चुका था हमेशा के लिए, और पुराने वाले सिस्टम से एकदम से बदल चुका था। और जिसमें कि जहाँ पर लोगों का पहले अधिकार का हनन होता था, उन्हें अपने अधिकार से वंचित रहना पड़ता था, अब ऐसा कुछ भी नहीं था। हर एक लोगों की अपनी खुद की स्वतंत्रता थी, खुद का अधिकार था, और वो कलर के बेसिस पर बिल्कुल भी नहीं था। हर एक लोगों को अपनी ज़िंदगी उनके तरह से जीने की आज़ादी थी। वो जैसा चाहे वैसा जी सकते थे, वैसे रह सकते थे, जो चाहे वो कर सकते थे। वो उन्हें टॉर्चर नहीं कर सकता था कोई, ना ही उनका कोई अपमान कर सकता था, ना ही कोई उन्हें नीचा दिखा सकता था। मतलब पहले जो भी सिस्टम था वो कम्प्लीटली चेंज हो गया था इनके प्रेसिडेंट बनने के बाद। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose sufferings and courage can never be counted or repaid। ये जो दिन था वो ऐसे ही नहीं आ गया था। बहुत ज़्यादा हज़ारों लोगों ने अपने जान की बलिदानी दे दी, अपने आप को न्यौछावर कर दिया इस दिन को लाने के लिए। उन लोगों ने जो अदम्य साहस का परिचय दिया, उन लोगों ने जो पीड़ा, जो दुख झेला और जो करेज दिखलाया, उनके साहस को ना तो गिना जा सकता है, ना ही उनको चुकता किया जा सकता है, ना ही उनकी कर्ज को अदा किया जा सकता है। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। उस दिन मैं महसूस कर रहा था, जैसे कि मैं दूसरे दिनों में भी महसूस करता था, मैं उन लोगों ने, जिन लोगों ने बलिदानी दे दी अफ्रीका के लोगों के लिए, जो लोग सही, वो अफ्रीकन पैट्रियट्स, वो शहीद लोग जिन्होंने अपना जान न्यौछावर कर दिया इस रंग भेद की नीति को, इस टॉर्चर को, ये जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको दूर करने के लिए, उन सब लोगों के बदले मैं यहाँ पर आज खड़ा था। उनके बदले उनकी आज़ादी जो है वो व्यर्थ नहीं गई, मेरे प्रेजेंस से पता चल रहा था, क्योंकि वो जो हैं प्रेसिडेंट बन चुके थे और उन्होंने इस अपार्थाइड सिस्टम को फिनिश भी किया था। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी। वो जो लंबा सा लाइन जो चले आ रहा था वो आज जा कर के ख़त्म हुआ मेरे साथ। आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस एट ड्राउट। मुझे दर्द हो रहा था, मुझे तकलीफ़ हो रही थी कि मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता था जो लोग चले गए थे। और मुझे इस बात का भी अफसोस हो रहा था, दुख हो रहा था कि वो उन लोगों ने जिस चीज़ के लिए बलिदानी दी, वो चीज़ जब ही हो गया तो वो लोग देखने के लिए सक्षम नहीं थे। वो अब देख नहीं सकते थे कि उनके बलिदान ने जो चाहिए था वो लेकर आया था।
The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. ये जो अपार्थाइड की जो पॉलिसी थी, ये जो रंग भेद की जो नीति थी, जिसने हमारे देश के लोगों के ऊपर बहुत ही गहरा और अमिट छाप छोड़ दिया था, एक बहुत ही गहरा और कभी ना मिटने वाला घाव दे दिया था। हम लोगों को कई साल बीत जाएंगे, केवल हमें ही नहीं हमारी अगली पीढ़ी को भी वो इतना गहरा घाव है कि शायद ही वो उभर पाएँ इस घाव से, इसे भुलाना नामुमकिन था जैसे। But the decades of operations and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulu's, the Chief Luthulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fisters, the Robert Sabukvesh of our time, man of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like many never be known again. लेकिन ये जो शोषण और बर्बरता के जो दशक थे, उसने एक दूसरा प्रभाव डाला, और वो ये था कि उसने हमारे समय की जो ऑलिवर टेम्बोस थे, वॉल्टर सिसलस, मुख्य लुथलिस, यूसुफ डाडोस, ब्राम फिस्चर्स, रॉबर्ट सोबिक्विश को उत्पन्न किया, जो ऐसे अदम्य साहस, बुद्धि और उदारता वाले व्यक्ति की उन उन जैसे व्यक्ति शायद कभी दोबारा उत्पन्न नहीं होंगे। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. शायद इस प्रकार के उच्च चरित्र के निर्माण के लिए इतना गहन शोषण होना ही चाहिए। इनका शायद इतना ज़्यादा गहन शोषण हुआ, तभी ऐसे कैरेक्टर्स से मिलने का मौका पूरे देश के लोगों, पूरे विश्व के लोगों को मिला। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. मेरा जो देश है वो बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है यहाँ के खनिज संपदाओं के वजह से, और जो जेम्स जो इसके मिट्टी के नीचे छुपे हुए हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने हमेशा यही जाना कि किसी भी देश का जो सबसे ज़्यादा जो वेल्थ होता है, जो प्रॉपर्टी होती है, जो समृद्धि होती है, वो वहाँ के लोग होते हैं, जो एकदम बिल्कुल शुद्ध और खरे हीरों से भी ज़्यादा सच्चे होते हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। इन्हीं सारे साथियों की वजह से, इन्हीं सारे साथियों के साथ संघर्ष करके मैंने साहस का मतलब जाना, प्रॉपर मीनिंग जाना। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। मैंने समय के साथ कई सारे पुरुषों, औरतों को अपने जीवन की बलिदानी देते हुए देखा, केवल एक इस सुझाव के लिए, केवल इस आइडिया के लिए कि इस रंग भेद की नीति को खत्म की जाए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मैंने लोगों, पुरुषों को खड़े हुए होते हुए देखा है, जो टॉर्चर किया जाता था उन लोगों को, विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रिसाइलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। मैंने पुरुषों को बिना टूटते हुए आक्रमण और यातना के समय साहस और अकल्पनीय लचीलेपन के साथ खड़े होते हुए देखा है। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing in strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. मैंने सीखा कि ये जो साहस है, ये जो साहस है, इस साहस पर मैंने जाना कि भय ना होना साहस नहीं है, किंतु इस भय पर विजय प्राप्त करना साहस है। The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. बहादुर इंसान वो नहीं है जो कि जिसे डर लगता है, जिससे भय महसूस होती है, परंतु ब्रेव आदमी वो है जो इस भय के ऊपर जीत हासिल करता है, इस डर के ऊपर विजय हासिल करता है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. कोई भी इंसान जन्म के साथ ही नफरत करना नहीं सीख जाता है। जन्म के साथ ही वो ये नहीं जानता है कि वो काले रंग का है उससे नफरत करो, वो गरीब है उससे नफरत करो, या फिर वो इस धर्म का है उससे नफरत करो। जन्म जात कोई नहीं जानता किसी से नफरत करना।
People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. फिर वो कहते हैं कि पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए, और अगर वो लोग नफरत करना सीख जाएंगे तो उन लोगों को प्यार करना, वो लोग प्यार करना भी सीख सकते हैं, क्योंकि जो प्यार है वो मानव हृदय में और भी प्राकृतिक तौर से आती है, बिल्कुल नफरत के उल्टे. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. फिर वो बोलते हैं कि मेरा जो टफेस्ट टाइम था, जब मुझे जेल में डाल दिया गया था, मुझे मेरे साथियों के साथ, और वहाँ पर सीमा के अंदर बांध दिया गया था, तब भी मैंने वहाँ के एक गार्ड में मानवता देखी, मानवता की एक झलक ही सही पर देखी. शायद वो एक सेकंड के लिए था, पर मैंने उनके अंदर मानवता की झलक देखी, और बस इतना ही पर्याप्त था मेरे लिए कि मैं और आगे बढ़ता जाऊं और कोई मुझे रोक ना सके. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. फिर वो बोल रहे हैं कि आदमियों की जो अच्छाई है वो एक ज्वाला है जिसे छुपाया तो जा सकता है परंतु कभी बुझाया नहीं जा सकता. फिर से हमारा ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक आ गया. पार्ट 2 हमारा यहीं पे फिनिश होगा, फिर हम लोग पार्ट 3 में शायद हमारी पूरी स्टोरी फिनिश हो जाएगी. चलिए हम ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक कर लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं. What do the military generals do? How has their attitude changed and why? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मिलिट्री जनरल्स ने क्या किया, उनका मनोवृत्ति जो है वो किस प्रकार से चेंज हो गई और क्यों चेंज हो गई. तो मिलिट्री जनरल्स ने नेल्सन मंडेला को सल्यूट किया, और वही मिलिट्री जनरल्स ने उन्हें सल्यूट किया जिन्होंने पहले उन्हें जेल में डाला था, परंतु अब वो उनको सलामी ठोक रहे थे और अपनी वफादारी का परिचय भी दे रहे थे. और पहले जब भी वो रंग भेद की नीति के खिलाफ लड़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से यही पुलिस ऑफिसर्स लोग, यही मिलिट्री जनरल्स ने उन्हें अरेस्ट किया था, और आज जब वो प्रेसिडेंट बन चुके थे तो उन्हीं पुलिस ऑफिसर्स को इनके सामने अपनी वफादारी की शपथ लेनी पड़ रही थी और उन्हें सल्यूट भी करना पड़ा. तो इस तरह से उनकी जो एटीट्यूड है उन पुलिस ऑफिसर्स की इनके प्रेसिडेंट बनने के बाद चेंज हुई. वाई वर 2 नेशनल एंथम संग्स, वहाँ पर 2 नेशनल एंथम्स क्यों गाए गए. तो वहाँ पर इनॉग्रेशन के टाइम में 2 नेशनल एंथम्स गाए गए, क्योंकि एक गोरे लोगों का और दूसरा ब्लैक लोगों का. गोरे लोगों ने निकोशी शिकालेल गाया और काले लोगों ने डायस्टेम गाया. ठीक है. और फिर उन्होंने ये दोनों नेशनल एंथम्स इसलिए भी गाया ताकि उन गोरे और काले दोनों लोगों का जो रिस्पेक्ट है, जो फीलिंग्स है, उनको हर्ट ना हो, कि अगर नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बनने के बाद केवल काले लोगों वाला एंथम बजवाते तो फिर गोरे लोगों का फीलिंग्स हर्ट होता ना. तो उन्होंने इसके लिए काले और गोरे दोनों लोगों के नेशनल एंथम्स को प्ले किया, बजवाया और गाने को बोला. Next question, how does Mandela describe the systems of government in his country in the first decade and in the final decade of the 20th century? यहाँ पर बोला जा रहा है कि किस तरह से मंडेला ने अपने डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री, अपने देश के गवर्नमेंट की जो नीति थी, जो तंत्र था, जो सिस्टम था, उसको किस प्रकार से वर्णन किया है उन्होंने पहली शताब्दी में, 20th सेंचुरी के पहले दशक में और लास्ट डिकेड में. तो बताइए आप लोगों को क्या आंसर पता है. तो फर्स्ट डिकेड में, तो 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में उन्होंने बताया था ना कि एंग्लो बोर वार हुआ था, उसके बाद और इनके जन्म से पहले जो गोरे लोग थे उन्होंने उन सारे लोगों ने आपस में मिल करके काले लोगों को किस तरह से उनसे अलग कर दिया, उनको टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिए, उनको किस तरह से काले लोगों को रेशियल डोमिनेशन का सामना करना पड़ा, और फिर उनको अपनी ही भूमि पर किस तरह से सताया जाने लगा, कितना अमानवीय बिहेव करने लगे थे वो गोरे लोग काले लोगों के साथ. तो फर्स्ट डिकेड में ये हुआ था. और लास्ट डिकेड में क्या हुआ, और फाइनली जो है 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में क्या होता है कि और इनका खुद का 8th डिकेड था एज अ मैन
जो सिस्टम था वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका था, पुराने सिस्टम से एकदम बदल चुका था। यहाँ पर हर एक, जो पहले लोगों को अधिकारों से वंचित रखा जाता था, काले लोगों को, अब हर एक इंसान को उनका खुद का अधिकार था, उनकी आज़ादी थी, वो जैसा चाहते थे वो कर सकते थे। किसी भी प्रकार का उनके ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं था। आज़ादी से वो अपने अधिकारों को जी सकते थे। उनके स्किन के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था। What does courage mean to मंडेला? मंडेला के हिसाब से साहस का क्या मतलब है? तो मंडेला के हिसाब से साहस का मतलब है कि अगर हम डरते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर साहस नहीं है, पर उस डर के ऊपर जब हम काबू पा लेते हैं, वो बोलते हैं कि डरना बुरी बात नहीं है, कि ऑब्वियसली कोई भी डर सकता, लेकिन हाँ, उस डर के ऊपर काबू पाना ही असली साहस है। मंडेला ने ये कहा था। थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट, सॉरी, विच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट? उनके हिसाब से क्या प्राकृतिक रूप से आती है, टू लव और टू हेट, यानी कि प्यार करना या फिर नफरत करना। तो अभी अभी लास्ट पैरा में ही हम लोगों ने पढ़ा कि प्यार नेचुरल तरीके से मानव हृदय में बसती है, हेट के जस्ट ऑपोजिट। तो यहाँ पर जाकर के हमारा पार्ट 2 फिनिश हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 3 के साथ। थैंक यू।